चलिए सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट को निकाल लें आप। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। परीक्षा बोर्ड निकालो सभी लोग, नोट्स तैयार रखना। अभी तो आप लोग नोट्स लेके नहीं आए होंगे, कोई बात नहीं, सुनो पहले आराम से। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। देखो इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए, चूज द करेक्ट है। एक इंग्लिश मीडियम की दे दो मुझे जरा, परीक्षा बोर्ड है किसी पे? चलो इसको यहाँ रख दो, देखता रहूँगा मैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो चूज द करेक्ट जो दिए हैं, इसमें सारे के सारे नहीं पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं वो दिखने भी लग जाते हैं कि ये पेपर में आएगा, ठीक है। क्वेश्चनों पे जाइए पहले आप। चलो देखो इसमें एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लिखा है। क्या लिखा है ये? एनसीईआरटी, मतलब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आ सकता है पेपर में, ध्यान रखना। और क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा टफ भी नहीं है। क्वेश्चन क्या है सुनो पहले, इंग्लिश मीडियम वाले भी खोल लें परीक्षा बोर्ड। पहला क्वेश्चन है, नेम द पार्ट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक प्लेस। मतलब आपको नाम बताने हैं, एक आवर्त बीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताइए जहां नर एवं मादा युग्मोद्भिद का विकास होता है। मतलब मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कहाँ होता है, तो उन पार्ट्स का नाम बताना, उन भागों का नाम बताना है। सरल है, ठीक है। चलो जरा देखो अब, तो सरल क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बहुत ही सरल है। देखो ना उसके अंदर, परीक्षा बोर्ड के अंदर आप, मेल गैमेटोफाइट का विकास पुंकेसर के परागकोश में परागकण के रूप में होता है। पहले तो ये बताइए, पुंकेसर स्टामेन किसका पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कहाँ मिलता है? फ्लावर में। पुंकेसर का एक भाग होता है परागकोश, जिसे हम एंथर कहते हैं, समझ रहे हैं आप। और एंथर में होते हैं पोलन ग्रेन, परागकण। अच्छा पोलन ग्रेन का एक और नाम बताओ, लघु बीजाणु। समझ रहे हैं बात को? क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर, लघु बीजाणु। अब फीमेल गैमेटोफाइट का विकास कहां से होता है? स्त्री केसर, पिस्टिल, अंडक भी कहते हैं, कार्पल। उसमें क्या होता है? उसके एक पार्ट होता है अंडाशय, ओवरी कहते हैं। उसके अंदर अंडाशय में मैंने आपको पढ़ाया है बीजांड, ओव्यूल। बोलो बोलो हाँ या ना? ठीक है। और आप जानते हैं बीजांड के अंदर एक गोल सी स्ट्रक्चर थी। डायग्राम देखो जरा, बताता हूं, बताना ये काय की स्ट्रक्चर है। इधर देखो, इधर, उधर कहाँ देख रहे हो? तभी तो तुम लोगों का मन नहीं लगता पढ़ाई में, बोर्ड पे देखना है, इधर उधर देख रहे हो। अभी तेरा ध्यान वीडियो रोक कर ऐसा भटका दूंगा, फिर तेरी वीडियो यहाँ शूट कर दूंगा। ये बताओ काय का डायग्राम है? एम्ब्रियो सैक, रामबरन, वैसे इसको बोलते हैं रामबरन डकैत। बोलो डायग्राम किसका है? एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश। बताओ जी एप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है? बोलो एप्लॉइड होता है, आगुणित। अच्छा कोई बता सकता है ये कैसे बनता है? फंक्शनल मेगास्पोर, क्रियात्मक गुरु बीजाणु, क्रियात्मक फंक्शनल मेगास्पोर में ग्रोथ होती है, तब जाके एम्ब्रियो सैक बनता है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मैंने आपको समझाया था मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, गुरु बीजाणु मातृ कोश का, जो डिप्लॉइड होती है द्विगुणित। याद करो पुरानी बातों को। और उसमें मियोसिस डिवीजन हुआ था, और मियोसिस डिवीजन दो टाइप का होता है, फर्स्ट और सेकंड, तभी कंप्लीट माना जाता है। और एक बात ध्यान रखना, मियोसिस डिवीजन जिस सेल में भी होता है वो डिप्लॉइड सेल होती है। हैप्लॉइड सेल में कभी भी मियोसिस डिवीजन नहीं होगा। और एक बात और सुन लो, मियोसिस डिवीजन जिस सेल में होता है उस, और जो प्रोड्यूस होती हैं संतान है, समझ रहे बात को, ऑफ स्प्रिंग, वो हमेशा हैप्लॉइड रहती हैं। कैसी रहती हैं? आगुणित,
हैप्लॉइड, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, गैमिट दो टाइप के होते हैं, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, स्पर्म और ओवम। चलो बताओ हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? हैप्लॉइड है। मैं आपको ये बात याद दिला रहा हूं, गैमिट जो है युग्मक वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। ऑलवेज कैसे होंगे? हैप्लॉइड, मतलब आगुड़ित होते हैं। समझ रहे हैं? एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि युग्मक गैमिट क्या नाम है तुम्हारा, बातचीत करी ना तो वीडियो रोक के और यहाँ पटक के ऐसा मारूंगा और नाम लूंगा बोला, आपके माता पिता सुनेंगे। तुमको शर्म आनी चाहिए। 23 तारीख को पेपर है, छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं उसको सुनो। गैमिट हिंदी में क्या कहते हैं? युग्मक। इसका जो फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, बताओ कौन से डिवीजन का रिजल्ट है, कौन से विभाजन का परिणाम है? बताओ फटाफट से। मियोसिस डिवीजन। हिंदी में क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। इसका एक और नाम है हिंदी में न्यूनकारी विभाजन, इंग्लिश में मियोसिस डिवीजन या मियोटिक डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। तीन तो इसके नाम है। ध्यान रखना, युग्मक निर्माण, युग्मक का जो फॉर्मेशन है, गैमेट का फॉर्मेशन है, एक कौन से डिवीजन का रिजल्ट है? ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा मियोसिस डिवीजन। बात खत्म। तो बताइए, मेगास्पोर मदर सेल गुरु बीजाणु मातृ कोश का हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? डिप्लॉइड। कैसी है? चलो बताइए, डिप्लॉइड तो है, कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस डिवीजन। चलो बताओ, मेगास्पोर, मेगास्पोर को हिंदी में क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु। कितने बनेंगे? डायरेक्ट याद करो, कितने बनेंगे? जो हमने कह दिया वहीं से क्वेश्चन आएगा। और आप सोचें कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाए, तो ये नीट नहीं है, ये एमपी बोर्ड है, हिसाब किताब से ही आएगा। समझ रहे हैं आप? लेकिन टॉपिक को हम पूर्णतः आपको बता देंगे, उससे क्वेश्चन ज्यादा बनते नहीं, आपके सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। कंसेप्ट क्लियर? तो आप कितना भी घुमा ले, कुछ नहीं होने वाला। अब 4 मेगास्पोर बने, हिंदी में जानते हैं ना गुरु बीजाणु। 3 क्या तो हो जाते हैं उसमें नष्ट, डिजनरेट हो जाते हैं, एक बचता है और उसी को बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर, बोले तो क्रियात्मक गुरु बीजाणु। कुछ जगह लिखा रहता है गुरु बीजाणु, मालूम चले कि उसमें क्रियात्मक नहीं लिखा हो, मतलब फंक्शनल नहीं लिखा हो, कोई टेंशन नहीं, वो हैप्लॉइड है। क्योंकि जो चारों के चारों वो भी हैप्लॉइड ही थे, लेकिन 3 कैसे हो गए? नष्ट हो गए। अब वो ग्रोथ करेगा, एम्ब्रियो सैक बना लेगा। क्या बना लेगा? भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सैक। तो बताओ, जब फंक्शनल मेगास्पोर हैप्लॉइड है तो एम्ब्रियो सैक भी कैसा होगा? हैप्लॉइड। बात खत्म बस। और आपको मालूम है इसमें न्यूक्लियस है, ये क्या है? ये न्यूक्लियस। अब इसमें कौन सा डिवीजन होगा? मैं पहले ही बोल चुका हूं, मियोसिस डिवीजन डिप्लॉइड सेल में ही होता है। और आपको पता है कि जो एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड है, तो बोलो कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा। समसूत्री विभाजन। एक न्यूक्लियस से कितने बनेंगे? 2, 2 से कितने बनेंगे? 4, 4 से कितने बनेंगे? 8। तो एम्ब्रियो सैक में फ्री न्यूक्लियस, कुछ जगह लिखा रहता है फ्री न्यूक्लियाई, मुक्त केंद्रक। कितने? 8। कितने? 8 है। ध्यान रखना, अब होगा न्यूक्लियर फ्यूजन, केंद्रकीय संलयन। समझ रहे बात को? क्या होगा? केंद्रकीय संलयन। तो आपको मालूम है इसमें 3 ऊपर पहुंच जाते हैं। 3 कहां पहुंच जाते हैं? बोले फटाफट। लो जी, 3 पहुंच गए। एक बात ध्यान रखना, जैसे सेल होती है कोश का, सेल में अगर बॉल बन गई, भित्ति बन गई, समझ रहे बात को? अगर आप प्लांट सेल पढ़ रहे हैं तो उसमें कोश का भित्ति होगी सेल वॉल, और सेल मेम्ब्रेन होगी कोश का झिल्ली। अगर आप एनिमल सेल पढ़ रहे हैं तो कोश का झिल्ली होगी सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं हिंदी में, प्लाज्मा झिल्ली। आपको मालूम है चैप्टरी प्लांट के ऊपर चल रहा है, तो सेल वॉल तो होगी। तो ध्यान रखना, अगर किसी सेल में बॉल है और न्यूक्लियस भी है और साइटोप्लाज्म है, तो वो सेल है। समझ रहे हैं? प्री न्यूक्ली, मैंने क्या बोला? प्री न्यूक्लियाई, प्री न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। मुक्त केंद्रक आपके 8 थे, 3 ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो सेल बन जाएंगे। उनको क्या बोलते थे? एंटीपोडल सेल्स। क्या बोलेंगे?
हिंदी में नाम क्या है? प्रतिध्रुव कोशिकाएं। प्रतिध्रुव, कुछ जगह लिखा रहता है प्रतिमुख कोशिकाएं, वो आपकी मर्जी है क्या लिखना है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एंटीपोडल सेल्स। आपको मालूम है 2 सेल नीचे पहुंच जाती हैं ऐसे साइड से, याद करो याद करो, बोलो पहुंच जाती है कि नहीं पहुंचती है ये? अजय बिंदी जी क्या बना रहा हूं, इधर देखो उधर, ये बना रहा हूं न्यूक्लियोलस, केंद्रका। केंद्रक के अंदर एक संरचना होती है, उसे क्या बोलते हैं? केंद्रका, न्यूक्लियोलस। इनका नाम क्या है? सिनाजेड सेल, सहायक कोशिकाएं। आप जानते हैं ये कौन सी सेल है भैया? एक सेल, अंड कोशिका। ढंग से सुन लो भैया, एक सेल, अंड कोशिका, समझ गए? और ये दोनों कौन सी हैं? सहायक कोशिकाएं, सिनाजेड सेल्स, ये एंटीपोडल सेल्स। और 2 न्यूक्लियस सेंटर में आ जाते हैं। बोलो बोलो, आ जाते हैं क्या? सेल तो एक ही है, सेल एक ही है, एक सेल में 2 न्यूक्लियस है, एक सेल में 2 न्यूक्लियस, ध्यान रखना। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है मैच्योर, क्या बोला मैंने? मैच्योर एम्ब्रियो सैक। मैच्योर एम्ब्रियो सैक में कितनी सेल है, कोशिका कितनी है? तो आपको बोलनी पड़ेंगी 7। कितनी है? 7। गिनो, 3 जे तो कितनी हो गई? 6, और एक सेल जे हो गई तो कितनी हो गई? 7। अगर आपसे पूछ रहे हैं न्यूक्लियस कितने हैं, केंद्रक कितने हैं, तो 8। कितने बोलेंगे? 3 जे रहे, 3 जे रहे कितने हो? 6, और 2 जे हो गए तो कितने हो गए? 8। ऐसा भी आ जाता है क्वेश्चन। एक बात और ध्यान से सुनो, जो एक सेल है इसी में तो होता है, इसी को फीमेल गैमेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हिंदी में कहते हैं अंड कोशिका, समझ रहे हैं? और ध्यान रखना इस सेल का नाम क्या है? सेंटर में ये सेल, तो सेंट्रल सेल, केंद्रीय कोशिका, एक नाम तो जो हो गया। सेल में कितने न्यूक्लियस हैं? 2, तो बोलेंगे द्वितीय केंद्रक, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है। अच्छा, ये न्यूक्लियस आए कहां से थे? पोलर से आए थे। कहां से आए थे? पोल से। पोल मतलब ध्रुव, पोल को हिंदी में क्या कहते हैं? ध्रुव। तो इनको बोलेंगे 2 ध्रुवीय केंद्रक, 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब आपके लिए 3 चीजें हैं, लिखना तो आपको एक ही है, पता होना बहुत जरूरी है। मान लो आ गया कोई नाम से, फिर आप तो कहेंगे कि पढ़ाया ही नहीं। केंद्रीय कोशिका, सेंट्रल सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई मतलब 2 ध्रुवीय केंद्रक, समझ रहे हैं आप? और क्या नाम था इसका? द्वितीय केंद्रक, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये तीनों सेल हैप्लॉइड है, ये तीनों सेल हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड तो ये भी है, लेकिन ये ऐसी है N+N, मतलब इनको द्वितीय केंद्रक कहते हैं। एक सेल में 2 न्यूक्लियस है। जब पूरा एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड है, भ्रूण कोश हैप्लॉइड है, आगुणित है, तो उसमें कोई भी सेल डिप्लॉइड नहीं होगी, ये ध्यान रखना। और ये पूरा एम्ब्रियो सैक कहाँ मिलेगा आपको? बीजांड में मिलेगा, ओव्यूल में मिलेगा। बीजांड के कौन से पार्ट में मिलेगा? न्यूक्लियस, बीजांड काय, उसमें मिलेगा, समझ रहे हैं आप? एक बात ध्यान रखना, बीजांड कहाँ मिलेगा? अंडाशय, ओवरी की बॉल पे अटैच होता है, समझ रहे हैं आप? इसके बाद अंडाशय, ओवरी किसका पार्ट है? कार्पल या पिस्टिल का। कार्पल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। तो आप समझ गए फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। आपको मालूम है पिस्टिल के अंदर अंडाशय, अंडाशय के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक से। बात खत्म। बता दो कहां से क्वेश्चन वो कठिन है? अब क्वेश्चन कोई कठिन नहीं है, घुमा दिया है। एनसीईआरटी ऐसे घुमाती है, समझ रहे हैं आप? आप कहते हैं ना कि मतलब घुमा क्यों दिया, ये पढ़ाया नहीं गया, ऐसा नहीं होता है। क्या आपने स्टामेन नहीं सुना था क्या? क्या आपने कार्पल नहीं सुना क्या? क्या आपने फ्लावर नहीं सुना क्या? बीजांड नहीं सुना? क्या अंडाशय नहीं सुना? कभी कभी मान लो क्वेश्चन यहां से आ जाए, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? अब पता है कि बीजांड में बाबकरी वाला लगता है। कौन सा वाला है भैया? तो बीजांड से क्या बनेगा? बीज ही बन जाएगा, इसमें ही बाबकरी वाला है। ओव्यूल डेवलप होके क्या बनाता है? सीड। अब बताओ, जो अंडाशय है, ओवरी है,
ये डेवलप होके क्या बनाएगी, बता फटाफट से, फ्रूट, फल। अच्छा ये बताइए, फल के ऊपर जो भित्ति होती है फ्रूट बॉल, इसको कौन बनाएगा, ओवरी बॉल कौन बनाएगी। अच्छा फल भित्ति का एक और नाम है पेरिकार्प, क्या बोलेंगे, हाँ पेरिकार्प, हिंदी में फल भित्ति कहते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बताओ क्या है क्या नहीं है, चलो देखो जरा, ज्यादा बड़ा कठिन क्वेश्चन नहीं है, दिमाग मत लगाना। लघु बीजाणु दानी, लघु बीजाणु जनन तथा गुरु बीजाणु दानी या गुरु बीजाणु जनन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको पढ़ो पहले, और 2024 में भी आ चुका है। अब आप लोग देख कैसे कंफ्यूज हो, एनसीईआरटी कैसे कंफ्यूज कर रही है। इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोश का विभाजन संपन्न होता है, इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम बताइए। आपको करना क्या है, क्या मतलब है जब फालतू की बातों से, आपको तो केवल डिफरेंस निकालो, डिफरेंस जो दिया है उसको निकालो। और डिफरेंस क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस, इस नाम से भी आ जाता है, या माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर, डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। जो आगे क्या लिखा हुआ है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप तो अपना क्वेश्चन लिखो, बस पढ़ना पड़ेगा आपको। जी तो समझ गए, क्वेश्चन जो टफ होगा उसी को पढ़ाया जाएगा और आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब ये नहीं कि मैं सरल सरल में ही लगा रहा हूं। चलिए आगे देखिए, बिल्कुल बातचीत नहीं करना है, और ये परीक्षा बोध में तो है, मैं ये भी बता रहा हूं नोट्स में भी है, ठीक है। आपको ये चैप्टर आज क्लियर करना टारगेट बनाकर। आगे क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन है बहुत ही सरल है, टेंशन नहीं लेना है। क्या है, अगर मुझे लगेगा कि इसको कटवा देता हूं कि नहीं पढ़ना तो मैं भी बता दूंगा। निम्नलिखित शब्दावलियों को सही विकासीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, अब पहले क्वेश्चन को सुन लो क्या कह रहा है वो। मतलब एक विकास की प्रोसेस है, इवोल्यूशन, विकास, तो आपको उन शब्दों को क्रम से लिखना है, समझ रहे हैं। जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण के बारे में सुना होगा। आर.एच. बिडेकर ने इसको प्रपोज किया था, प्रतिपादित किया था। इसमें सबसे पहले मोनेरा को रखा गया है, फिर प्रोटिस्टा को रखा गया है, फिर पंजाई को रखा गया है, फिर आपके प्लांट को रखा गया है, फिर एनिमलिया को रखा गया है। सीक्वेंस एच में दिया है, और आपको सरलता भी दी है उसने, कोई कठिन नहीं दिया। देखो क्या क्या दिया, देखो इसके अंदर पहले सब लोगों का परीक्षा बोध में ध्यान होना चाहिए। मैं एक एक बच्चे पे देख रहा हूं, उठा के बाहर फेंक दूंगा बिल्कुल ही। इधर उधर तुम्हारी जो निगाहें चलती है ना, ये अपनी निगाहों को अपने पास रखना, ठीक है। इसमें देखो जरा क्या क्या दिया है, पहले उनको पढ़ो, बताओ, कोई बोलो ना। पोलन ग्रंथ दिया है कि परागण, स्पोरोजीनस टिश्यू दिया है कि बोलो बीजाणु जनन ऊतक, और पढ़ो माइक्रोस्पोर टेट्राट, पोलन मदर सेल, मेल गैमेट। इतना सरल क्वेश्चन है, कहीं से भी कठिन नहीं है। चलो इसमें लगाते हैं दिमाग। पहले तो आप मुझे जरा ये बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी मीडियम वाले क्या पढ़ रहे हैं उसको। निम्नलिखित शब्दावलियों को सही विकासीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पराकण, बीजाणु जनन ऊतक, लघु बीजाणु चतुष्क, पराग मात्र कोशिका, नर युग्मक। थोड़ा क्या है जी, एनसीईआरटी की लैंग्वेज है इसलिए थोड़ी टफ है, इंग्लिश में तो सरल है ही, समझ रहे हैं। अब इसको सीक्वेंस से लगाओ। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आपको स्पोरोजीनेट टिश्यू, क्या बोला मैंने, स्पोरोजीनेट टिश्यू। इधर देखो पहले जरा बोर्ड पे, छोरा इधर देख ले। एक कोई टिश्यू है, एक क्या भैया, ध्यान से सुनना। और अभी इस टिश्यू का नाम ही नहीं पता ना आपको ना मुझे, बस ये टिश्यू है। क्या है भैया, हिंदी में क्या कहते हैं, ऊतक। लेकिन इस टिश्यू में ये सेल है, क्या है ये, इस सेल है। इस सेल का नाम है, इस सेल का नाम है पोलन मदर सेल। क्या बोलेंगे, पोलन मदर सेल। हिंदी में पराकण मात्र कोशिका, क्या बोलेंगे, पराकण मात्र कोशिका। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पोलन मदर सेल।
और ये सेल कैसी होती है बताओ फटाफट से, डिप्लॉइड। कैसी होती है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दिमाग लगाना। पोलन मदर सेल, इसका एक और नाम भी बन सकता है बच्चों, चाहे तो बन एम लगा दो तो बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोल सकते हैं? माइक्रोस्पोर मदर, ये भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। अब आपके मन में आ रहा होगा क्यों बोल सकते हैं? पोलन ग्रेन का एक और नाम भी तो है माइक्रोस्पोर। क्या बोलेंगे? ये पैर थोड़ा पीछे कर ले। पोलन ग्रेन का एक और नाम क्या है? माइक्रोस्पोर। तो बात तो एक ही है ना, लघु बीजाणु बोलो या पराकड़ बोलो। चलो मदर सेल, अब नाम से मालूम चल रहा है मदर सेल, तो डिप्लॉइड तो होगी यदि गुणित। इधर देखो, ये कौन सी सेल है? वही पोलन मदर सेल। ये कौन सी सेल है? पोलन मदर सेल। ये भी कौन सी है? इधर देखो, पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल। और इन सेलों ने क्या बना लिया? एक ग्रुप बना लिया, एक समूह बना लिया। और इस पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे? इस पूरे ग्रुप को बोलेंगे स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे बीजाणु जनन ऊतक। क्या बोलेंगे? कंसेप्ट पकड़ो, बीजाणु जनन ऊतक क्यों बोला? जब आपने ही तो बोला था कि भैया लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बोलो या पराकण मात्र कोशिका आपस में मिलकर एक समूह बना रही हैं, ग्रुप बना रही हैं, उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? स्पोरोजीनस टिश्यू। आपके पास परीक्षा बोध है, फिर भी आप लोग देख के नहीं बोल पा रहे हैं, तो फिर आप पढ़ क्या रहे हैं? मुझे तो इस बात को समझ में नहीं आ रही है। जब मैं कह रहा हूं लघु बीजाणु मात्र कोशिका मिलकर एक समूह बनाती हैं, उसे क्या बोलेंगे? समूह को भैया बीजाणु जनन ऊतक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोलन मदर सेल बोलो या माइक्रोस्पोर मदर सेल ग्रुप बना लेती हैं, उस टिश्यू को क्या बोलेंगे? स्पोरोजीनस टिश्यू। और एक बात ध्यान रखना, टिश्यू कभी भी विभाजन नहीं करते, ऊतक विभाजन नहीं करते, टिश्यू की सेल विभाजन करती हैं, ऊतक की कोशिकाएं विभाजन करती हैं। समझ गए? इधर देखो, पहले नाम क्या है इसका? बीजाणु बोलो फटाफट से, जनन ऊतक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्पोरोजीनस टिश्यू। इसका मतलब, इसका नाम ऊतक, ये जो टिश्यू है इसका नाम जो बीजाणु जनन क्यों पड़ गया? क्योंकि आपको पता है ना, लघु बीजाणु मात्र कोशिका मिलकर एक समूह बना रही हैं, तो समूह का नाम क्या है? बीजाणु जनन ऊतक। इधर देखो, इसमें बहुत सारी सेल होंगी, जो तो हमने एक समझने के लिए बना लिया है। ये सेल रही, इस सेल में कौन सा डिवीजन होगा? बोलो फटाफट से, मियोसिस डिवीजन। कौन सा होगा? मियोसिस डिवीजन होगा भैया। और जो आपको पता है कितने टाइप का होता है? फर्स्ट और सेकंड होता है। मियोसिस डिवीजन फर्स्ट और सेकंड इसके अंदर होगा। अब आप कहोगे सर एक सेल में होगा तो सब में भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो भैया बीजाणु जनन ऊतक की जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, उसमें क्षमता होती है 4 लघु बीजाणु बनाने की। कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? 4 बनेंगे। तभी तो कह रहे हैं अपन माइक्रोस्पोर कैसा होता है? टेट्राट। कैसा होता है? तभी तो बोलते हैं टेट्राट। अच्छा, टेट्राट क्यों बोला? पहले बनेंगे 2, 2 से कितने बनेंगे? 4। क्योंकि 2 कब बनेंगे? मियोसिस फर्स्ट पर। और पैनल कितने बन जाते हैं? 4, जब सेकंड होता है तब। तो भैया माइक्रोस्पोर जो है, मतलब लघु बीजाणु जो है, वो कितने बनेंगे? 4। तो सबसे पहले क्या सीक्वेंस आएगा? बोलो फटाफट। स्पोरोजीनस टिश्यू, उसके अंदर कौन सी सेल बैठी है? बोलो फटाफट से। पोलन मदर सेल। बोलना है कि नहीं बोलना है? बोलते रहो, वीडियो की चिंता मत करो, उसमें आवाज आपकी जाएगी, आएगी भी नहीं, बहुत ही कम आएगी। तो अपन को अपना पढ़ना है, समझ गए? अब वो बच्चों की गलती जो नहीं है पढ़ने के लिए। अब बताओ, पोलन मदर सेल में से क्या क्या बनते हैं? बोलो बराबर से, माइक्रोस्पोर। हिंदी में क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु। अच्छा बताओ, माइक्रोस्पोर कितने बनते हैं? 4। चलिए, इसमें नहीं होते नष्ट, नष्ट उसमें होते थे मेगास्पोर मदर सेल में, इसमें नहीं होंगे। अब इसमें क्या लगा भैया? टेट्राट। और नाम क्या है उनका? पोलन ग्रेन। क्या नाम है? पराकड़। उसके बाद उससे क्या बनते थे? मेल गैमेट। क्या बनता था? पोलन ग्रेन से तो बनता मेल गैमेट। वो भी कितने बनते हैं? 4। कितने बनेंगे?
और रुक जाओ, सॉरी, 4 का बनेंगे। एक पोलन ग्रेन से कितने मेल गैमेट बनते हैं? 2। कितने बनते हैं? क्योंकि परीक्षा वो उसमें आपके नोट्स में 7 नंबर का क्वेश्चन है, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, नर युग्मोद्भिद का विकास समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी आप डबल फर्टिलाइजेशन समझ पाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी से देखो दमादम। स्वपरागण पर परागण में अंतर, जी आपको पढ़ना है, अब ये नहीं कि सर आप ही पढ़ा दो। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाए 5वें नंबर का, ज्यादा समय नहीं लेंगे इसमें। क्वेश्चन है, एक स्पष्ट एवं स्वच्छ चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्मोद्भिद के 7 कोशिकीय 8 न्यूक्लिएट मतलब केंद्रक अवस्था की व्याख्या कीजिए। मैं आपको एक अच्छी चीज बताऊं, इसमें जो डायग्राम बना है यही डायग्राम मैं आपके सामने बना देता हूं। चलो देखो जरा, तुम लोग, मैंने आपको पिछली क्लासों में खूब पढ़ाया है, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, बदमाश होना। तुम इधर देखो, बोलो फटाफट से। एम्ब्रियो सैक भ्रूण कोश का डायग्राम है ये, जो उसका केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर आप जानते हैं न्यूक्लियस से केंद्र का। एक न्यूक्लियस से कितने बनेंगे? बोलो फटाफट से। 2। फिर कितने बन जाएंगे? बोलो फटाफट। बात है ना बिल्कुल। ये राजेश है, और ये क्या नाम है इसका? और तुम, ठीक है, ये इशारे करना बंद कर रहे हो, क्लास से भगाऊं बाहर पे तुम्हें को अभी में। अब शर्म नहीं आ रही है बेटा? ये सबका आंसर ही क्लास है ना, औकात में और सोच समझ के बैठी हो। वीडियो रोक कर ऐसा मारूंगा कि सब टूट जाएगा, 23 तारीख को पेपर नहीं दे पाओगे। हाँ, तो जे बन गए, ऐसे बनाना है, ऐसे डायग्राम चलेगा। वो डायग्राम यही है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। और फाइनल डायग्राम एरा इधर बना दो। थोड़ा सा आपको अंडाकार बनाना है। ये कैसा बनाना पड़ेगा? अंडाकार, इस तरीके से, ओव्यूल अंडाकार। इसमें 3 सेल ऊपर बनाना ऐसे करके, ध्यान से सुन लो। 2 न्यूक्लियस ए रहे, लो, और ए रहे, बात खत्म बस। एक सेल अंडकोश का, सहायक कोश का, स्नाजड सेल, 2 ध्रुवीय केंद्रक, इतना ही बोलते हैं 2 पोलर न्यूक्लियस। एंटीपोडल सेल्स प्रतिमुख कोश का है, इसका नाम लिख देना। क्या लिखेंगे? एम्ब्रियो सैक भ्रूण कोश, बात खत्म बस। 7 कोश का है, 8 केंद्रक हो गए आपके बस। मैच्योर है ये, जी मैच्योर नहीं है, जी मैच्योर है यहाँ पर, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन पे बात कर रहा था मैं, इस क्वेश्चन को अभी डायग्राम दिखा के बताता हूँ। खोलो परीक्षा को, आ सकता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने बोला भी था जब भी मैं अभी बैठा नहीं था, जब लाइट नहीं थी तब। देखो अभी क्लास में खड़ा करके नाम लेके पढ़वाऊंगा, हिंदी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? यही हालत की है ना तुमने केमिस्ट्री के पेपर में। हाँ, उन्मूल्य परागणी पुष्पों से क्या तात्पर्य है? क्या अनुमूल्य परागणी पुष्पों में पर परागण संपन्न होता है? अपने उत्तर की तर्क सहित व्याख्या कीजिए। हाँ भाई राजेश, आप जरा मुझे ये बताइए, आपके सामने क्वेश्चन है, हाँ या ना? ठीक है, सब बच्चे पढ़ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वालों का क्या है? बिल्कुल उनका भी पढ़ देता हूँ, वो ये कहेंगे कि सर आप हमारा नहीं पढ़ रहे, कोई बात नहीं। चलिए इसमें क्वेश्चन कहाँ है? ए राम, बातचीत नहीं, इसमें क्वेश्चन ये रहा 6 नंबर का। व्हाट आर चेस्मोगैमस फ्लावर कैन क्रॉस पॉलिनेशन अकर इन क्लस्टोगैमस फ्लावर, गिव रीजन फ्रॉम योर आंसर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम वालों से ही पूछूंगा, हिंदी मीडियम वालों से ही पूछूंगा। अब जरा मुझे ये बताइए, इसमें क्या पूछा भैया? पढ़ो जरा, आराम आराम से बोलना राजेश, तात्पर्य तक बोलना पूरा, पहले तरीके से बोल, अच्छी भाषा में बोल जरा। उन्मील पराग, आराम से बोल। उन्मील परागणी पुष्पों से क्या तात्पर्य? ठीक है, क्या लगाइए? उन्मील परागणी पुष्पों से क्या तात्पर्य?
हिंदी में थोड़ा मिस्टेक हो सकती है, परीक्षा बोर्ड में, किताब में, नोट्स में ठीक है। इंग्लिश देख लिया करो, चेस्मोगेमस पिलोवर, इसको इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद क्या लिखा है? अनुमूल्य परागड़ी। क्या लिखा है ये? क्लस्टोगेमस पिलोवर। क्या दोनों सेम है कि अलग है? ये बताओ पहले। अलग अलग है। एक में क्या लिखा है? उन्मूल्य, एक में क्या लिखा है? अनुमूल्य। दोनों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? चेस्मोगेमस पिलोवर और क्लस्टोगेमस पिलोवर। एक बार में सीख जाओगे, दिमाग ही नहीं लगेगा आपका कि आप मतलब एक्स्ट्रा दिमाग लगाने लग जाओ, एक बार में उड़ जाएगा। चलो पहले तो आप मुझे ये बताइए आराम से सभी बच्चे, फ्लावर पुष्प के बारे में आपने खूब पढ़ा, सीधा बैठ जाओ। पुष्प के बारे में, फ्लावर पुष्प द्विलिंगी होता है, हाँ या ना? जल्दी से बोलो। बाइसेक्सुअल द्विलिंगी। एक लिंगी भी होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, अपने कोर्स में ज़्यादा है ही नहीं है वो, बाइसेक्सुअल चलन। दो डायग्राम भी देखना है फ्लावर का, सामने स्क्रीन पे देखो जरा, देखो फटाफट से। ए डायग्राम है, ए पुष्प का डायग्राम है, समझो पहले। आप सब लोग जानते हैं अभी ये पुष्प जो देख रहे हैं जो ओपन फ्लावर है, खुला हुआ पुष्प है ये, समझ गए? जब शुरुआत अवस्था में जब पुष्प होता है तो कली अवस्था में होता है, बर्ड कंडीशन में, कली अवस्था में, तब वो क्लोज रहता है, बंद रहता है, समझ गए? जैसे वो मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, तो वो ओपन हो जाता है, खिल जाता है। लेकिन कुछ पुष्प ऐसे होते हैं वो बंद अवस्था में ही रहते हैं, क्लोज ही रहते हैं, बंद ही रहते हैं। मैच्योर भी हो जाएगा ना फ्लावर, तब भी वो बंद ही रहेंगे, क्लोज रहेंगे। तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं क्लोज फ्लावर। मतलब आपका पुष्प कैसा है? बंद। देखो बंद को क्या रहता है उसके अंदर? सेपल तो बाहर रहता है, बायदल, पेटल भी बाहर रहता है, दल, क्योंकि पेटल होता है कलरफुल, रंगीन, और सेपल होता है आपका ग्रीन कलर का। कैसा होता है? ग्रीन कलर का। आपको मैंने क्या समझाया? तरीके से एक भी बच्चा तरीके से नहीं बैठ रहा, आड़ा तिरछा हो रहा है, जैसे पता नहीं 8-10 घंटे से बैठा है क्या वो। कोई के पैर हिल रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, तभी तुम्हारा केमिस्ट्री का पेपर खराब हुआ है। केमिस्ट्री के पेपर में टीचर की कोई गलती नहीं होती है, आप लोगों की गलती है। जब मेरे सामने तुम इतना एक्टिंग कर रहे हो, आंख में आंख, वहां से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जिसको लगाए वो वहां से इसको लगाए, तीनों की तीनों को देख रहा हूँ बस केवल मैं। पढ़ाते समय एक ही बच्चे पे जाना है मेरा, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाने में लगा हूँ मैं। लेकिन आपको मैंने जब समझा दिया पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने कपड़ों पे ध्यान मत दो, अपने हाथ पैरों पर थोड़ा कंट्रोल रखा करो। तो हमने क्या बोला? अभी क्या बोल रहा था मैं, बताओ? बोलो। हाँ, सेपल। सेपल सामने डायग्राम भी देखो जरा, ग्रीन कलर का है, हरे रंग का है, बाहर की तरफ है। रंगीन कलरफुल कौन होता है? पेटल, दल, ये तो बाहर होते हैं। अंदर कौन होते हैं? स्टामेन, पुंकेसर, और कार्पल बोले तो अंडक। तो क्या सेपल पेटल क्या करते हैं? जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जनन भाग है, उनको बंद कर लेते हैं, इनक्लोज कर देते हैं। इसलिए पुष्प आपको बंद दिखेगा, क्लोज दिखेगा। और जो पुष्प बंद रहते हैं, जो फ्लावर क्लोज रहते हैं, उनमें 100% सेल्फ पॉलिनेशन होगा, 100 परागण होगा। 100 परागण का सबसे बेस्ट अनुकूलन है ये एडप्टेशन, मतलब एडप्ट है ये, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर तो है लेकिन वो क्लोज हो, बंद है, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा, समझ रहे हैं? क्रॉस पॉलिनेशन उसके अंदर नहीं हो सकता, समझ रहे हैं आप? तो बच्चों ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये तो कॉमन फ्लावर है, सामान्य पुष्प है। इसमें तो स्टामेन और कार्पल एक्सपोज हैं, खुले हुए हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि स्टामेन का एक पार्ट होता है अंतर, कार्पल का होता है स्टिग्मा, खुले हुए हैं, तो खुला हुआ पुष्प है ये। तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा, पर परागण होगा। पुष्प बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें तो भाई 100 परागण भी हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, 50% मान के चले। लेकिन 100% अगर आपको सेल्फ पॉलिनेशन कराना ही है 100 परागण, तो पुष्प कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। पर परागण तो आपका क्रॉस पॉलिनेशन तो आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी हो जाता है,
बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, फ्लावर ओपन होना चाहिए तब होगा पर परागण, ध्यान रखना आप। अब वहां पर बात आती है जो आपको मैंने बोला चेस्मोगेमस फ्लावर, क्लस्टोगेमस फ्लावर। ये दो टाइप के फ्लावर होते हैं, दो प्रकार के पुष्प हैं जो हर एक प्लांटों में नहीं मिलेंगे, सम प्लांट कुछ पौधों में ही मिलेंगे। समझ रहे हैं बात को? इसमें एग्जाम्पल लिखा होगा, देखो जरा, लिखा है कि इसके अंदर एग्जाम्पल, इसमें नहीं लिखा लेकिन एनसीईआरटी में दिया गया है। चलो मैं एनसीईआरटी लगा रहा हूँ, उसमें देखो जरा, 1 मिनट में होगा वहाँ से जी। अब चलो, ये पुष्प आपके दिमाग में होना चाहिए और पढ़ाई पे ध्यान दे लो। और पकड़ के पूछूंगा, कूटूंगा तेला को, वीडियो के सामने कूटूंगा, जिसे आपके पेरेंट्स भी देखेंगे कि हमारा बच्चा पिट रहा है। सामने स्क्रीन पे देखो पहले सभी लोग। जो बच्चा पढ़ेगा, इतना बड़ा टफ क्वेश्चन भी नहीं है वो, आप लोगों के लिए लग रहा है, मुझे तो खिलौना लग रहा है वो। अभी आप लोग ही कहेंगे एनसीईआरटी वाले, देखो आपने वैसे तो पढ़ लिए जी, एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन रह गए उनको कराते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो सरल है उनको तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा, आपको बता दिया है मैंने, बस पढ़ लो, ये आ सकता है, दिया है एनसीईआरटी में। बहुत धीमे नेट चल रहा है, कई किसी मेरे तेरी है क्या है ये VIPI? हाँ, कल आपको 9 बजे आना है, 9 बजे से 12 बजे तक, मतलब 11:30 तक छुट्टी कर देंगे, प्रैक्टिकल है। हाँ तो प्रैक्टिकल के टाइम पे पहुंच जाओगे आप, टेंशन मत लो। समझ रहे हैं आप? टेंशन मत लो, टेंशन का काम मत करो। चलिए, चलो थोड़ा सा क्या है, नेट चालू हो जाता है ना तो ऐड आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, 1 सेकंड। चलो देखो जरा, पूछूंगा भी, रुक जाओ। लो, ये डायग्राम देखो आप, ये कोई प्लांट है, क्या है ये? प्लांट। और इस प्लांट, ये इसके एग्जाम्पल भी लिखे हैं इसमें, जो लिखे देखो, देखो जरा, ऑक्जेलिस लिखा है क्या? एक और भी लिखा है कॉमेलाइना, जो एनसीईआरटी में दिया है वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एक और लिखा है बायोला, क्या लिखा है? बायोला। डंडा कहाँ है मेरा, कहीं दिख रहा है आपको? देना जरा, देखो जरा दिख रहा है जी, ऑक्जेलिस, कॉमेलाइना और कौन अपना? बायोला। अब मान ले ये आप जो प्लांट देख रहे हैं जो ऑक्जेलिस का है, ठीक है, इसमें 2 टाइप के पुष्प हैं। कितने टाइप के हैं बोलो? एक कौन सा है ये? चेस्मोगेमस फ्लावर। देखो ना उसको, वहां पर ओपन है कि नहीं है, ये खुला हुआ है। अब ये नहीं कि सर उसमें हमको स्टामेन नहीं दिख रहा, सर हमको कार्पल नहीं दिख रहा, वो है इसके अंदर। समझ रहे हैं? चारों पार्ट हैं। ये चेस्मोगेमस फ्लावर है, इसमें एंथर और स्टिग्मा खुले हुए हैं, मतलब जो नॉर्मल पुष्प सामान्य पुष्पों की तरह हैं जो ऊपर की तरफ है। अब नीचे देखो, ये कौन से फ्लावर है? क्लस्टोगेमस फ्लावर। मतलब ऐसा लग रहा है पुष्प मतलब कली अवस्था में, बड कंडीशन में दिख रहा है, बंद है ये। इसमें मेल और फीमेल जो पार्ट है वो अंदर है। और ये फ्लावर कहाँ है? अंडरग्राउंड ऑफ सॉइल, जमीन के अंदर है। तो ये क्लस्टोगेमस फ्लावर है। और ये कौन से? चेस्मोगेमस फ्लावर है। तो जरा मुझे देखकर ये बताइए, अगर क्वेश्चन आना होगा तो आ जाएगा। इसमें जो चेस्मोगेमस फ्लावर है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन तो होगा ही होगा और सेल पे भी हो जाएगा, ठीक है भैया। लेकिन नीचे वाले में क्लस्टोगेमस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, क्रॉस नहीं हो सकता। समझ गए आप? अब आप आराम से परीक्षा बोर्ड निकाल लो और आपके सामने पढ़ के सुना देता हूं, सुन लो बस क्या लिखा है।
उन्मूली परागणी पुष्प सामान्य पुष्पों की तरह है, लिखा है देखो जी, मतलब ये चेस्मों के पास फ्लावर किसकी तरह होते हैं, नॉर्मल पुष्पों की तरह, जिनमें परागकोश एंतर स्टिग्मा अनावर्त मतलब खुले हुए होते हैं। क्या दिक्कत है, वही तो लिखा है। अगला अनमूल्य परागणी पुष्प क्लस्टोगेमस फ्लावर कभी ना खिलने वाले पुष्प, ये खिलते ही नहीं है, चूंकि ये पुष्प हमेशा ही बंद रहते हैं। परागकोश मतलब एंतर स्टिग्मा अनावर्त नहीं हो पाते, मतलब एक्सपोज नहीं हो पाते। स्पष्ट है इनमें पर परागण संपन्न नहीं हो सकता, मतलब इनमें क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा, क्योंकि पर परागण में किसी एक पुष्प के परागकोशों से निकले परागकणों का उसी प्रजाति के किसी दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र में स्थानांतरण आवश्यक होता है। वास्तव में क्लस्टोगेमी स्वपरागण सुनिश्चित करने की एक युक्ति है, मतलब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, समझ रहे बात को, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता। क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए आपको पता है, मान लो ऐसे कोई पुष्प है, उसमें स्टामेन है और स्टामेन के एंतर से पोलन ग्रेन निकला, अदर फ्लावर के कार्पल की स्टिग्मा पर ट्रांसफर हुआ। जब फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट एक्सपोज होंगे तभी ट्रांसफर होंगे, वो भी मीडियम किसी माध्यम की हेल्प से, तभी तो होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होता है, स्वपरागण में तो किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, माध्यम की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, बात खत्म बस। चलिए हाँ, एक क्वेश्चन है, पुष्पों द्वारा स्वपरागण रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्यनीति का विवरण दीजिए। वैसे तो मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, ध्यान रखना, लेकिन अगर अपन चाहें तो सरल है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो। थोड़ा दिमाग लगा ही लेते हैं, दिमाग पे नहीं लेना है, सरल है। देखो क्या है, पुष्पों द्वारा स्वपरागण रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्यनीति के विवरण दीजिए। आपको स्वपरागण रोकना है पुष्पों के अंदर, तो पहले आप ये बताइए, पुष्प मान लो बाइसेक्सुअल है तो आप एक पार्ट को हटा देंगे, स्वपरागण रुक जाएगा। चलिए भैया, एक तो ये काम हो गया, ठीक है। तो क्या लिखा है देखिए, पुष्पीय पादपों ने बहुत सारे ऐसे साधन के उपाय विकसित कर लिए। चलिए देखो जरा, बातें नहीं पढ़ो उसको पहले। पुष्पीय पादपों ने बहुत सारे ऐसे साधन के उपाय विकसित कर लिए हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स ने, जो स्वपरागण को, क्या लिखा है इसको, प्रोत्साहित एवं पर परागण को प्रोत्साहित कर रहे हैं, मतलब स्वपरागण को कम कर रहे हैं और पर परागण को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इंग्लिश में क्या लिखा है इसमें, कौन सा क्वेश्चन है, 7 नंबर का। देखो इसमें क्या लिखा है, 2 स्ट्रैटेजी इवॉल्व्ड टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। आपको सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है, समझ रहे बात को। चलिए, तो ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, आपको दिमाग नहीं लगाना है, और एक बार वैसे ही पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री का पेपर देखा है तो मुझे लगा, मैंने मना कर दिया है। स्वपरागण को रोकने के लिए एक अन्य साधन है, एक लिंगी पुष्पों का क्या करें, उत्पादन। जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उनका क्या करें भैया, प्रोडक्शन करो। तो इसमें है क्या, जो तो मन बेजी बोल देंगे। अगर आपको स्वपरागण को रोकना है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है, तो आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर का क्या करना है, प्रोडक्शन। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट भैया कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है, उसमें एक रिप्रोडक्टिव पार्ट को हटा दो, वो भी बर्ड कंडीशन में हटाना है आपको, शुरुआती अवस्था में। पढ़िए अब क्या लिखा है, अगर एक ही पौधे पर नर तथा मादा दोनों ही पुष्प उपलब्ध हो, एक ही पौधे पर, एक ही प्लांट पर मेल फ्लावर है और फीमेल फ्लावर है, तो एक को हटा दो फिर। अरंडी है, मक्का है, यह स्वपरागण को रोकता है, बिल्कुल रोक सकता है। अगर एक ही पौधे पर नर मादा दोनों ही पुष्प उपलब्ध हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब प्लांट एक है, उसी पर मेल फ्लावर है और फीमेल फ्लावर है, तो स्वपरागण होना ही नहीं है। आगे देखो, स्वपरागण को रोकने का एक और उपाय है क्या लगा ये, स्व असामंजस्य। ये एक वंशानुगत प्रक्रम है, उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्पों से जहाँ बीजांड के निषेधन को परागण अनुकरण स्त्री की पराग नल वृद्धि को रोका जाता है। तो इसको इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आएगा, ये हमारी पूरी जिम्मेदारी है, इसको आपको नहीं पढ़ना है, क्रॉस कर लेना। बहुभ्रूणता क्या है, पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, जो नोट्स में भी दिया है, 2 नंबर का पढ़ना है, ज़्यादा बड़ा नहीं पढ़ना है, आपको ध्यान रखना।
अगर परीक्षा बोर्ड से कोई व्यक्ति पढ़ रहा है तो सरल लिखा है, जब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाते हैं तो इस प्रजनन या दशा को बहुभ्रूणता कहते हैं। उदाहरण दे रहे नींबू, जैसे आपने नींबू देखा होगा, नींबू में कितने सारे वो दाने दाने से निकलते हैं, समझ रहे बात को, क्योंकि नींबू पूरा एक बीज है, उसके अंदर बहुत सारे भ्रूण निकलते हैं, तो इसका मतलब किसका एग्जाम्पल है, बोलो पॉली एम्ब्रियोनी। अब इसमें क्या आगे क्या लिखा है आपको कोई लेना देना नहीं है। फ्लावर का डायग्राम आपको बिल्कुल फर्राटे तरीके से आना चाहिए। चलिए, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री मोनोकोटिलेडन एंड डाइकोटिलेडन में डिफरेंस काट दो, आप नहीं करना है। चलिए, हाँ, बैकिंग बोरास्त्रावण हिंदी में कहते हैं, थैली लगाना तकनीक क्या है, तो ये आप लोग कर सकते हैं, नोट्स में भी दिया है, समझ रहे हैं। एक बात बताइए, चलो मैं आपको इसको वैसे ही बताता हूँ। एक सामने डायग्राम देखो जरा, देखो, ला पुष्प का लगा दूँ, 1 मिनट रुको। चलो देखिए, पहले तो जरा देख के ही बताओ, ये पुष्प एक लिंगी है कि द्विलिंगी है, यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल, जल्दी बताओ। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कुछ, कौन सा सेक्सुअल है ये तो मैच्योर फ्लावर है, परिपक्व पुष्प है। अगर ये बड़ कंडीशन में होता, मतलब ये कली अवस्था में होता और ये द्विलिंगी पुष्प है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता। अगर आपको 100 परागण को रोकना है तो क्या करेंगे आप, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है, क्योंकि आपको आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, कृत्रिम परागण करना है। मतलब आपको अच्छे प्लांट के, अच्छे फ्लावर के पॉलन ग्रेन ट्रांसफर करना है, तो आप क्या करेंगे, वांछनीय कहते हैं, समझ बात को। तो क्या करेंगे आप, जब फ्लावर कली अवस्था में है, बड कंडीशन में, तो आप पता क्या करेंगे, कैंची के द्वारा स्टामेन जो है, स्टामेन पुंकेसर, आप उसको काट देंगे मैच्योर से पहले, समझ रहे बात को, परिपक्व से पहले कट जाएगा। अब काटने के बाद आप उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो जो कार्पल है उसकी स्टिग्मा है वो मैच्योर हो जाएगी, दूसरे फ्लावर के स्टामेन के पोलन ग्रेन गिर जाएंगे, फिर क्या मतलब निकला, फिर तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, वो भी आर्टिफिशियल नहीं हुआ। फिर ये आपको काटने के बाद तुरंत उसको पॉलिथीन से ढकना है, इसी को कहते हैं बैकिंग बोरास्त्रावण। बात करता, और कब तक ढकना है, जब तक वो मैच्योर ना हो जाए स्टिग्मा। सर मैच्योर हो जाएगी तो क्या करेंगे, आप किसी अच्छे प्लांट के जो कैरेक्टर हैं उसमें फ्लावर से पोलन ग्रेन लाएंगे, पॉलिथीन हटाएंगे, उसको फिर उसे पॉलिनेशन कराएंगे, फिर से ढक देंगे, बात खत्म। तो हमने पॉलिथीन से ढका, कवर किया, तो बैकिंग बोरास्त्रावण। हमने पुंकेसर को काटा, हिंदी में विपुंसन कहते हैं, इमस्कुलेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, इमस्कुलेशन, विपुंसन, बात खत्म, बस ये सिस्टम है। चलिए आगे पढ़ो आप। और विपुंसन का क्वेश्चन दिया भी उसके अंदर, क्वेश्चन आ गया त्रिशल्यन क्या है। इसको बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इस क्वेश्चन को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं, इस कंफ्यूजन को आज खत्म ही कर देते हैं, समझ रहे हैं अपन। तो सुनेंगे पहले इसको तरीके से, बिल्कुल सबका ध्यान मेरे पर होना चाहिए, ध्यान रखना, समझ गए। चलो, सबसे पहले आप लोग फ्लावर को अपने माइंड में लेके आएंगे। फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं, 4। सुनते जाएंगे, क्वेश्चन की धज्जियां उड़ जाएंगी, इस बात की गारंटी है। आपको डबल फर्टिलाइजेशन क्वेश्चन 100% समझ में आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। हमने कह दिया मतलब कह दिया। तो सुनो, पहले आप लोगों को सबसे पहले पॉल, जैसे पुष्प है, फ्लावर है, इसका पहला पार्ट होता है जो बाहर की तरफ होता है, हर चीज को सुनना है, ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है, सेपल कहते हैं। सेकंड नंबर का होता है पेटल कहते हैं, दल कहते हैं, कलरफुल होता है, रंगीन होता है। तीसरे नंबर का होता है स्टामेन, पुंकेसर, जो नर जनन अंग है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके वैसे 2 पार्ट हैं, लेकिन 3 भी होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 भी होते हैं, समझ रहे हैं आप। चलिए,
जैसे कि आपने देखा होगा यंत्र, जैसे पराकोष कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, योजी ऊतक या संयोजी ऊतक, और एक आपका क्या है, फिलामेंट, तंतु। ठीक है, पराकोष जो है एंतर है, उसमें कितनी पाली होती है, जल्दी बताओ। पर पाली मतलब लोब, दो है तो लोब्स। एक पाली में कितने चैम्बर होते हैं बताओ फटाफट से, दो। चैम्बर मतलब कोष्ठ, कक्ष। तो बताइए दो पाली में कितने चैम्बर हो गए, चार। उन चैम्बर को क्या बोलते हैं, परागधानी या लघु बीजाणुधानियां या परागधानियां, पोलन सैक, पोलन सैक, या माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजिया। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन। क्या होते हैं, पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर, परागकण, क्या बोलेंगे, परागकण या लघु बीजाणु। अब आपको मालूम चल गया ये पूरा पुंकेसर के बारे में। अब आ जाइए कार्पल। तीन पार्ट हैं, बोलो फटाफट। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी की बॉल पर अटैच होते हैं, ओव्यूल बोलो बीजांड। बीजांड के अंदर आप जानते हैं एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, ये बात आपको मालूम चल गई। और आप जानते हैं कार्पल का एक और नाम है पिस्टिल, स्त्री केसर कहते हैं हिंदी में। देखिए ये तो मैंने यूनिट का नाम लिया है, सेपल तो यूनिट है। अगर बहुत सारे सेपल मिल जाए, मतलब 5 सेपल मिलकर एक ग्रुप बना ले तो उसे कैलिक्स बोलते हैं। पेटल ग्रुप बना के क्या बनाएंगे, कोरोला। स्टामेन मिलके क्या बनाएगा, एंड्रोसियम। कार्पल मिलके क्या बनाएगा, जाइनोसियम। तो आपसे पूछ लेंगे जाइनोसियम की यूनिट क्या है, बोलो फटाफट से। जाइनोसियम की यूनिट क्या है, कार्पल या पिस्टिल। एंड्रोसियम की यूनिट क्या है, बोलो फटाफट से, स्टामेन। कोरोला की यूनिट क्या है, पेटल। कैलिक्स की क्या है, सेपल। हिंदी में भी इनके नाम है, जैसे जाइनोसियम का नाम है जायंग, एंड्रोसियम का नाम है पवंग, कोरोला को बोलते हैं दलपुंज और कैलिक्स को बोलते हैं बायदलपुंज। समझ रहे हैं आप। तो मेरा मानना ये है, जैसे कि अपन लोग डबल फर्टिलाइजेशन द्विनिषेचन क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। सबसे पहले पोलन ग्रेन पराकण के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक बात ध्यान से सुन लो, पोलन ग्रेन पराकण लघु बीजाणु जो है वो आपकी मेल सेल है। कौन सी सेल है, मेल सेल है। पोलन ग्रेन तो महीन पाउडर की तरह होते हैं, मतलब एक तरह से माइक्रोस्कोपिक है जी। इन आंखों से तो आपको देखेंगे ही नहीं जी। समझ रहे हैं आप। एक बात ध्यान रखना, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर भी मैं आपको समझा चुका। 2 लेयर होती है, एक्जाइन, इंडाइन, बायचोल, अंतःचोल। बायचोल एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कार्बनिक पदार्थ से बनी है। समझ रहे हैं। उसका नाम क्या है, स्पोरोपोलेन, जो बहुत ही कठोर है और आज तक ऐसा कोई एंजाइम डिस्कवर नहीं हुआ इसको डिजनरेट कर सके, नष्ट कर सके। जो जर्मपोर होते हैं वहां स्पोरोपोलन पदार्थ नहीं होता है। अगर जर्मपोर अंकुरण छिद्र पर स्पोरोपोलन पदार्थ होगा तो फिर वो पोलन ग्रेन कैसे डेवलप होगा, फिर पोलन ट्यूब कैसे बनेगी, पराग नलिका कैसे बनेगी, आप बताइए। फिर जब मैंने आपको पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर बताई, उसमें न्यूक्लियस था। सब लोग ध्यान से सुनना, क्या था, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। केंद्रक के अंदर क्या होती है, केंद्र का न्यूक्लियस। अब आपको मालूम है कि पोलन ग्रेन एक प्लांट सेल है, तो वैक्यूल होगी रिक्तिका, वैक्यूल होगी रिक्तिका। बच्चों साइटोप्लाज्म भी होगा उसके अंदर, जर्मपोर है, अंकुरण छिद्र। अब न्यूक्लियस। अब आप मुझे ये बताइए, पोलन ग्रेन जो है वो हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड। कैसा है, हैप्लॉइड है। अब आप मुझे जरा ये सोच के बताइए, मियोसिस डिवीजन होगा कि माइटोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन नहीं होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। हैप्लॉइड सेल में ही होता है, क्योंकि समसूत्री विभाजन, माइटोसिस डिवीजन आपका हैप्लॉइड सेल में भी हो सकता है और डिप्लॉइड सेल में भी हो सकता है। ध्यान रखना, दोनों में होता है वो तो। अब एक बात सुनो, केंद्रक में, न्यूक्लियस में कौन सा डिवीजन होगा, बोलो फटाफट से, माइटोसिस डिवीजन। सबके दिमाग में एक बात पक्का होनी चाहिए, पोलन ग्रेन पराकण में न्यूक्लियस है, केंद्रक है, जो कि कैसा है, बोलो फटाफट से, हैप्लॉइड। कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। तो जरा ये बताइए,
एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बनेंगे, बोलो फटाफट। दो। एक केंद्रक से कितने बनेंगे, दोनों का नाम सुनो। कायक केंद्रक सोमेटिक न्यूक्लियस, एक का नाम है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, मुझे लगता है उसी का नाम है। कायक केंद्रक का ही नाम क्या है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो सुन लो दोबारा, कायक केंद्रक भी बोल सकते हैं, वर्दी केंद्रक भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सोमेटिक न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। और एक और बनेगा जनरेटिव न्यूक्लियस, जनन केंद्रक। क्या बोलेंगे, जनन केंद्रक। अभी तो जो न्यूक्लियस है, क्या इनको सेल बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। अब इनके चारों तरफ बन जाएगी बॉल, भित्ति बन जाएगी, और साइटोप्लाज्म भी आ जाएगा, तो जो बन जाएंगी सेल। क्या बन जाएंगे, जनरेटिव न्यूक्लियस आपका कैसा होता है, छोटा। कैसा होता है, छोटा। और जो कायक केंद्रक है सोमेटिक न्यूक्लियस, वो कैसा होता है, बड़ा। कैसा होता है, बड़ा, साइज में बड़ा होता है, लार्ज होता है, बिगर होता है। स्मॉल कौन होती है, जनरेटिव न्यूक्लियस। अब इन न्यूक्लियस के अराउंड में साइटोप्लाज्म आ गया चारों तरफ। अब ये बन जाएंगी सेल। क्या बन जाएंगी, नाम क्या है, सोमेटिक सेल या वेजिटेटिव सेल। उसका नाम क्या बच जाएगा, जनरेटिव सेल। क्या पड़ जाएगा, जनरेटिव सेल। और दोनों की दोनों सेल कैसी होंगी, बोलो फटाफट से, हैप्लॉइड। कैसी होंगी, हैप्लॉइड। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो ये जो जर्मपोर है, अंकुरण छिद्र, उससे बनेगी पोलन ट्यूब, पराग नलिका। ठीक है भैया, बन गई। पोलन ट्यूब में हमारी सोमेटिक सेल और जनरेटिव सेल आ जाएगी। सोमेटिक सेल या वेजिटेटिव सेल का एक ही काम है, पोलन ट्यूब को लंबाई में बढ़ाना, इलोंगेटेड करना, बस। और उसका एक और नाम भी है, उसको बोल सकते हैं ट्यूब सेल। क्या बोल सकते हैं। अब मैं आपको यहां पे एक अच्छी चीज बता रहा हूं, सोमेटिक सेल बोलो, वेजिटेटिव सेल बोलो, ट्यूब सेल बोलो। अब सेल को हटा दो, सोमेटिक न्यूक्लियस बोलो, वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलो या ट्यूब न्यूक्लियस बोलो, सब एक ही मतलब है। हिंदी में कायक कोशिका बोलो या कायक केंद्रक बोलो, वर्दी कोशिका बोलो, वर्दी केंद्रक बोलो, नलिका केंद्रक बोलो या नलिका कोशिका बोलो। इसका क्या काम है, पराग नलिका को लंबाई में बढ़ाना। उसके बाद इनका कोई काम नहीं है। लेकिन बच्चों, जो जनरेटिव सेल है, जनन कोशिका है या जनन केंद्रक भी कह सकते हैं इसको, जनरेटिव न्यूक्लियस, इसमें फिर से माइटोसिस डिवीजन होगा। ध्यान तो सुन लो, फिर से क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। तो आपके दो मेल गैमेट बन जाएंगे। कितने मेल गैमेट बनेंगे, दो मेल गैमेट बनेंगे, दो नरेगुमक बनेंगे। और गैमेट हमेशा कैसे होते हैं, एप्लॉइड। इसलिए आपको एक बात अच्छे से मालूम होनी चाहिए, एक पोलन ग्रेन, एक पराकण डेवलप होकर कितने मेल गैमेट बनाता है, दो। कितने, दो बनाता है। और ये दोनों मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन निषेचन में भाग लेंगे, फर्टिलाइजेशन निषेचन में भाग लेंगे। और आपको मालूम है, ये दोनों के दोनों जो मेल गैमेट हैं, एक ट्यूब के माध्यम से चलेंगे, जिसका नाम है पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब कहाँ जाती है, स्टाइल, समझ रहे बात को, कार्पल का पार्ट होता है, वर्तिका। फिर कहाँ पहुंचती है, ओवरी में पहुंचती है, अंडाशय में। पोलन ट्यूब का काम है दोनों मेल गैमेट को ले जाना, और कहां तक, ओव्यूल के पास। ओव्यूल में भी कहां तक, एम्ब्रियो सैक के पास। और ये दोनों मेल गैमेट, एक मेल गैमेट मिलेगा किससे, इससे मिलेगा, इससे, ये देख रहे हैं आप, एक्स सेल से। एक्स सेल मतलब फीमेल गैमेट से। और आपको पता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में जब फ्यूज होते हैं, इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये ट्रू फर्टिलाइजेशन है, सत्य निषेचन। और एक मेल गैमेट मिलेगा इससे, पहले से कितने न्यूक्लियस है, ये दो, एक और मिल जाएगा, तो कितने हो गए, तीन। 3n बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 3n। क्या बन जाएगा, 3n। इधर देखो 3n। और इसका नाम क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। समझ गए। और फिर ये बाद में डेवलप हो गया, क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा, ब्रूडपोष। और ये आपको मैं भली भांति समझा चुका हूं, एंडोस्पर्म, ब्रूडपोष, ट्रिप्लॉइड होता है, त्रिगुणित होता है। आपके कोर्स में यही है। और ट्रिप्लॉइड एक और भी होता है, एक लेयर है, प्रोटीन की लेयर है, एलुरिन लेयर, जो मक्के का बीज होता है, मक्के का जो बीज होता है, उस पर प्रोटीन की लेयर होती है, वो भी ट्रिप्लॉइड होती है, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है वो।
बस आपको ध्यान रखना है, एंडोस्पर्म भ्रूणपोष ट्रिप्लॉइड होता है, त्रिगुणित होता है। कैसे बनता है? एक नर युग्मक, एक मेल गैमेट, दो ध्रुवीय केंद्रक, टू पोलर न्यूक्लियस से जाके मिल जाता है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक एक संरचना बनती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनती है जो त्रिगुणित होता है, ट्रिप्लॉइड। फिर ये विकसित होकर एंडोस्पर्म भ्रूणपोष बनाता है जो कि एक भोजन होता है, एक पोषण होता है। और एक मेल गैमेट, एक नर युग्मक अंडकोश का या मादा युग्मक से मिल जाता है और युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉइड होता है। लेकिन जाइगोट तो होता तो एक कोश की है, यूनिसेलुलर होता है। जाइगोट डेवलप होके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बोले तो भ्रूण बनाएगा। और आप समझ गए, सीड जो है, बीज जो है, बीज के अंदर भ्रूण होता है। भ्रूण मतलब एम्ब्रियो। उस भ्रूण को पोषण देने का काम कौन करता है? एंडोस्पर्म। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, एंजियोस्पर्म जो प्लांट हैं या फ्लावरिंग प्लांट हैं, इनका मेन कैरेक्टर है डबल फर्टिलाइजेशन का होना। डबल फर्टिलाइजेशन का होना, समझ रहे हैं आप? द्विनिषेचन का होना। एक बात ध्यान रखना, दोनों मेल गैमेट निषेचन में, फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, तभी तो कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, दो बार निषेचन होता है। अगर एक सेल से हो रहा था ट्रू फर्टिलाइजेशन, दो ध्रुवीय केंद्रक से हो रहा है तो क्या बोलेंगे? असत्य निषेचन, फॉल्स फर्टिलाइजेशन। एक बात ध्यान रखना, टोटल 5 न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन में भाग ले रहे हैं। 1, 2, 3 और 2 वो, तो कितने हो गए? 5। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले, क्वेश्चन पूछेंगे एंडोस्पर्म आपका ट्रिप्लॉइड है, डिप्लॉइड है कि हैप्लॉइड है? ट्रिप्लॉइड। कहां मिलेगा एंडोस्पर्म? सीड के अंदर। कैसे बनता है? एक नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रक से मिल जाता है। तो सबसे पहले प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक संरचना बनती है जो आगे विकसित होकर भ्रूणपोष बनाती है। क्या करता है? बीज में विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। समझ गए? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है डबल फर्टिलाइजेशन की पूरी कहानी। इसलिए पुष्पीय पौधे जो हैं, इनमें जो बीज है, बीज के अंदर जो भ्रूण है, उसको पोषण देने का काम कौन करता है? एंडोस्पर्म। इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन पुष्पीय पौधों के बीजों में होना बहुत आवश्यक है। समझ गए आप? इसे ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। समझ गए आप? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिया है इसके अंदर। और कौन से क्वेश्चन इसके अंदर देखो जरा, ये आपका मैंने कटवा दिया। अब सुनो, पहले 13वें नंबर का क्वेश्चन आपको करना ही नहीं है। अजय क्वेश्चन, एक सेब को आवासीय फल क्यों कहते हैं? सुनो पहले, अगर कोई फल अंडा से, मतलब फ्लावर का एक पार्ट है अंडा से, ओवरी, अगर कोई फल फ्रूट ओवरी से डेवलप हो रहा है तो सत्य फल, बात खत्म। अगर मान लो कोई फल फ्रूट फ्लावर के अदर पार्ट से डेवलप हो रहा है, पुष्पासन, थैलेमस, तो वो कौन सा होगा? आवासीय फल। बोले तो झूठा फल होगा। इसका एग्जाम्पल है, कौन बोले भैया? तो शिव। विपुंसन क्या है? मस्कुलेशन आपको बता चुका है, नोट्स में भी है। बीजांड का डायग्राम बनाना है, थ्योरी नहीं करनी है। परागण भित्ति रचना में टैपेटम की भूमिका सुनिए। ये लेयर है टैपेटम, समझ गए? जो पोषण देने का काम करती है। इसमें ही तो होता है स्पोरोजिनेट टिश्यू भैया। जो स्पोरोजिनेट टिश्यू बीजाणु जन ऊतक इसी लेयर में होता है। और आपको मालूम बीजाणु जन ऊतक के अंदर कौन सी सेल होती है? लघु बीजाणु मात्र कोश का, मतलब पोलन मदर सेल जो डिप्लॉइड होती हैं। मियोसिस डिवीजन होगा, पोलन ग्रैंड बनेंगे, उनको न्यूट्रिशन देने का काम कौन करेगी? टैपेटम लेयर। चलिए, एपोमिक्सिस नोट्स में दिया डेफिनेशन, सरल, ज़्यादा बड़ी नहीं करना है। पोलन ग्रैंड का डायग्राम दिया है। ये 5वें नंबर के भलूं क्वेश्चन को मत करना आप। डबल फर्टिलाइजेशन का क्वेश्चन पूरा हो गया। इस तरीके से आपका चैप्टर फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो गया। एक बात ध्यान रखना, अभी जाना नहीं है, चैप्टर 2 है। अब मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, वो काम करना है। आप सब लोगों को लास्ट की जो यूनिट है, इधर सुन लो पहले, फिर मत कहना कि हमको बताया नहीं। इकोसिस्टम जो चैप्टर है, पॉपुलेशन, जीव संख्या और बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, ये तीनों चैप्टर आपको रिवीजन करना है।
और ये तीनों चैप्टरों के लिए 1 घंटा निकाला जाएगा, क्योंकि ये सब थ्योरी है। अब आप थ्योरी में ही फेल हो जाएंगे तो बहुत बड़ी समस्या है। मानव जनन, वुमेन रिप्रोडक्शन मैं पढ़ाऊंगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैं पढ़ाऊंगा, जेनेटिक्स भी मैं कराऊंगा। 9 बजे आपको आना है, 9 से 12 चलेगी। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, गांव में कहीं भी हैं, वीडियो रिकॉर्डेड होंगी, बाकायदा आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। जो क्लास में पढ़ाया जाएगा, बोला जाएगा, वही सब कुछ में वीडियो में आपको मिल जाएगा। अलग से कुछ नहीं होगा। चाहे वीडियो 1 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, 3 घंटे की हो, आपको वीडियो मिल जाएगी, छूटेगा कुछ नहीं। समझ रहे हैं? घर पे मैंने होमवर्क लास्ट की यूनिट दी है 5 यूनिट, वुमेन रिप्रोडक्शन चैप्टर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कल जेनेटिक्स। 3 चैप्टरों को टारगेट लगाना है मुझे, ये मेरा टारगेट होगा। समझ गए? और अभी मत तुम उसको पैक रहे, तुमको शर्म आनी चाहिए, अभी क्लास चल रही है अभी। तो ये बात ध्यान रखना, घर पे जाके पढ़ना है। और सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना नहीं है, बायोलॉजी में लग जाओ। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, फ़ोन करके पूछ लो, मैसेज करके पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पे लगे हुए हैं परीक्षा बोर्ड में, उन्हीं को पढ़ना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और मैं रिवीजन में कराता चलूँगा, बताता चलूँगा। समझ रहे बात को? तो आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है? चलिए, तो जाओ, अभी कहाँ जा रहे हो? तो